ओके, सो अब हम देखते हैं लेबर के रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज यू आर डॉक्टर ऑन ड्यूटी इन अ लेबर वार्ड। ठीक है, और आपको एक स्टाफ नर्स बुलाती हैं जल्दी में कि आपके पास एक पेशेंट आई है ग्रेविडा 6 पैरा 4+1। ठीक है, और हिस्ट्री क्या है कि वो 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे है और माइल्ड लेबर पेन्स हैं। ठीक है, सो हिस्ट्री क्या दे रही है पेशेंट के, वो 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे है और उसको वो हल्की हल्की लेबर पेन्स आना शुरू हो गई हैं पिछले 6 घंटों से। ठीक है, इसके अलावा वो कहती है कि एक सडन गश ऑफ वाटर डिस्चार्ज भी साथ निकला है फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, मतलब पानी भी निकला है उसकी वजाइना से 5 मिनट तक के लिए। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक गश ऑफ वाटर डिस्चार्ज जो है वो सडन गश था जो निकला था। ठीक है, जब एग्ज़ामिनेशन किया तो फंडल हाइट जो है वो टर्म तक की थी। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लाई था, सिफेलिक प्रेजेंटेशन थी, हेड जो था वो 5/5 पैल्पेबल था। ठीक है, और कॉर्ड प्रोलैप्स्ड था थ्रू द वजाइना। ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स का ये केस है बेसिकली। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? सो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे। ठीक है, सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को। ठीक है, इसके अलावा आप ऑस्कल्टेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को ताकि आप फीटस की वायबिलिटी को इंश्योर कर सकें। ठीक है, उसके अलावा अगर तो फीटस डेड होता है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि फीटस इज़ डेड, तो फिर आप वेट करेंगे फॉर वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, इन केस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो फीटस या जो बेबी है इट इज़ लाइव, तो आप इमीडिएटली पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। अगर तो सर्विक्स फुली डायलेटेड है तो आप फ़ौरन से इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर लेंगे। ठीक है, और आपने रिप्लेस करना है कॉर्ड को विद इन द वजाइना ताकि वो मतलब वार्म रहे, और कॉर्ड कंप्रेशन को भी बेसिकली आपने रिलीव करना होता है। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर सी सेक्शन। ठीक है, या तो आप फ़ौरन से अगर तो बेबी अलाइव है आप फ़ौरन से पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे सर्विक्स को। अगर आपने डायलेटेड देखा है तो आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉर्ड को रिप्लेस कर लें विद इन द वजाइना। ठीक है, ताकि वो वार्म रहे, और आप कॉर्ड कॉम्प्रेशन को रिलीव करेंगे। ठीक है, और प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को सी सेक्शन के लिए बाय आस्किंग हर टू अटेन अ नी एल्बो या लेफ्ट लैटरल विद ट्रेडलिनबर्ग पोजिशन, या आप मैनुअली उसकी पुश करेंगे फीटल पार्ट्स को ऊपर की तरफ। ठीक है, और या फिर आप उसको क्या करेंगे, इसके अलावा कैथेटराइज करेंगे और उसके जो ब्लैडर है उसको फिल करेंगे 500 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन के साथ, और फिर क्लैम्प करेंगे कैथेटर को। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे कि पेशेंट को आप शिफ्ट कर देंगे इमिजिएटली थिएटर में, और एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म कर देंगे, पीडियाट्रिशियन को भी इन्फॉर्म कर देंगे, और सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को भी आप इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आप उसके ब्लैडर को एम्प्टी कर देंगे बिफोर यू ओपन द एब्डोमेन। ठीक है, एंड देन आप इंश्योर करेंगे जो फीटल पार्ट्स हैं क्या वो मतलब ठीक जगह पे हैं बिफोर यू आर डूइंग द सी सेक्शन। देन नेक्स्ट आपके पास जो स्टेशन है वो ये है कि 17 ईयर्स ओल्ड ग्रेविडा 2 पैरा 1 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में आपके पास आई है। ठीक है, उसको लेबर पेन्स आ रही हैं सिंस द लास्ट 6 आवर्स। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको क्या पता चला है कि यूट्रस जो है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डेट्स। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हर 3 से 4 मिनट में। ठीक है, और स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे आपको सर्वाइकल ऑस्पी 3 सेंटीमीटर्स डायलेटेड है, फुली इफेस्ड नज़र आ रही है, और मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या बनता है, ये प्री टर्म लेबर है। ठीक है, मतलब किस तरह से आपको पता चला, क्योंकि 32 वीक्स की गेस्टेशन है। ठीक है, मतलब टर्म से पहले की टाइमिंग है। इसके अलावा उसको लेबर पेन्स उस वक्त आना शुरू हो गई हैं, और उसकी सर्विक्स भी डायलेट हो चुकी है। ठीक है, फुली फेस्ड है, और मतलब प्रॉपर उसकी यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो गई है एवरी 3 to 4 मिनट्स। तो इट इज़ अ केस ऑफ प्री टर्म लेबर। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि सर्वाइकल डैमेज जो है दैट कैन कॉज बेसिकली प्री टर्म लेबर, लाइक कोन बायोप्सी अगर उसने करवाई है पेशेंट ने, या रिपीटेड डायलिटेशंस हैं उसकी, कोई हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड डायलिटेशंस हैं, तो फिर भी प्री टर्म लेबर के चांसेस हैं। या अगर कंजेंटल एनॉमली है,
कोई फीटस में या ड्रग अब्यूज़ है किसी किस्म का, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है पेशेंट का, या प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ्स जो हैं दे कैन कॉज 20% रिस्क ऑफ द करंट प्रीटर्म लेबर, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग कैन बी अ कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर, या टीन एज प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो प्रीटर्म लेबर्स कॉज, ठीक है। देन ट्विन प्रेगनेंसी और यूट्राइन एनोमलीज़ की वजह से भी हमारे पास प्रीटर्म लेबर हो सकता है। उसके अलावा मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, आप टोकोलाइसिस करेंगे, स्टेरॉयड कवर देंगे पेशेंट को, उसको नियोनेटल यूनिट में रखेंगे, ठीक है। इन यूट्रो ट्रांसफ़र करेंगे अगर तो नियोनेटल सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कि 17 ईयर्स ओल्ड ग्रेविडा 2 पैरा 1 जो कि 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे आती है लेबर पेंस की कंप्लेन के साथ, और उसको लेबर पेंस हैं 6 आवर्स से, ठीक है। लेबर पेंस इज़ एक्सपीरियंसिंग फॉर 6 आवर्स और 32 वीक्स की वो गेस्टेशन पे है, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमने किया तो यूट्रस जो है वो अपनी डेट्स के मुताबिक ही है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हर 3 से 4 मिनट बाद। स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे सर्वाइकल लॉस भी 3 सेंटीमीटर्स तक डायलेटेड है, फुली एफेस्ड है और मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो किस तरह से आप डायग्नोज करेंगे प्री टर्म लेबर को इस पेशेंट में, आप सबसे पहले तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करवाएंगे, उस पर आपको पता चलेगा कि पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आपको फील होंगी, ठीक है। और उसके अलावा इंटेंसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की। इसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन जब आप पेशेंट का कराएंगे तो इसमें आपको सर्विक्स जो है वो डायलेटेड और इफेस्ड मिलेगा, सो दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ प्री टर्म लेबर, ठीक है। देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्री टर्म लेबर, तो इसमें प्रीवियस प्री टर्म बर्थ, ट्विन प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी, यूट्राइन एनोमलीज, कंजेनिटल फीटल एनोमलीज या हाइड्रोमियोस, antepartum hemorrhage, cervical damage due to cone biopsy and repeated dilatation, इसके अलावा poor socio-economic status, smoking and drug abuse, all are the causes of preterm labor। अभी हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं। मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, उसको एडमिट करेंगे लेबर रूम में, फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग करेंगे, मैटरनल डिहाइड्रेशन करेंगे, टोकोलाइसिस करेंगे, स्टेरॉयड कवर देंगे, इन्फॉर्म करेंगे नियोनेटल यूनिट में, और इन यूट्रो ट्रांसफ़र करेंगे अगर तो नियोनेटल सर्विसेज जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने डिस्क्राइब करनी है बाउंड्रीज़ ऑफ गायनेकॉइड पेल्विस। तो हमारे पास बेसिकली गायनेकॉइड पेल्विस में आपको पता है एक पेल्विक इनलेट होता है, फिर मिड कैविटी होती है, मिड पेल्विस होता है जिसे आप कहते हैं, और एक पेल्विक आउटलेट होता है, ठीक है। सो सबकी एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर बाउंड्रीज है, ठीक है, इन तीनों की। गायनेकॉइड पेल्विस के जो तीनों पार्ट्स हैं, पेल्विक इनलेट, मिड कैविटी या मिड पेल्विस और पेल्विक आउटलेट, इन सब की इंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटीरियरली सबकी बाउंड्रीज बताती हूँ। पेल्विक इनलेट जो है ना इंटीरियरली ये बनता है अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस से। जो मिड कैविटी या मिड पेल्विस है ना ये इंटीरियरली बनता है इसी प्यूबिक सिम्फिसिस की मिडल पार्ट से, ठीक है। और जो हमारे पास पेल्विक आउटलेट है ये इंटीरियरली बनता है इसी प्यूबिक सिम्फिसिस की लोअर मार्जिन से। तो अपर बॉर्डर से बना प्यूबिक सिम्फिसिस के अपर बॉर्डर से बना इंटीरियर बाउंड्री ऑफ पेल्विक इनलेट, जो मिडल है प्यूबिक सिम्फिसिस का वो बनाएगा मिड कैविटी की इंटीरियर बाउंड्री, और जो प्यूबिक सिम्फिसिस का लोअर मार्जिन है वो इंटीरियरली बनाएगा हमारे पास पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री देख लें तो वो पेल्विक इनलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है सैक्रल प्रोमोन्ट्री से। जो मिड कैविटी या मिड पेल्विस है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनेगी इसी सैक्रम के, जहाँ पे सेकंड और थर्ड सेक्शंस का जंक्शन होगा ना, वहाँ सेकेंड और थर्ड सेक्शन जो है सैक्रम का जहाँ पे उसका जंक्शन होगा वो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा मिड कैविटी या मिड पेल्विस की। और जो पेल्विक आउटलेट है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है सैक्रम के लास्ट पीस से। सो हमारे पास पेल्विक इनलेट में जो पोस्टीरियर बाउंड्री बनेगी वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री बनेगी। मिड कैविटी में हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बनेगी जहाँ पे सेकेंड और थर्ड सेक्शन जो है सैक्रम का उसका जंक्शन होता है, वो जंक्शन बेसिकली हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा मिड कैविटी या मिड पेल्विस का। और जो पेल्विक आउटलेट है उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनेगी सैक्रम के लास्ट पीस से, ठीक है। सो इंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज हमने तीनों की देख ली, तीनों पार्ट्स ऑफ गायनेकॉइड पेल्विस की। अब लैटरल बाउंड्री देखते हैं। तो लैटरल बाउंड्री जो है पेल्विक इनलेट की वो बनती है प्यूबिक बोन के अपर मार्जिन से, ठीक है।
इसके अलावा इलियोपेक्टिनियल लाइन से और एलॉफ सेक्रम से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मिड कैविटी या मिड पेल्विस है, इसकी लैटरल बाउंड्री बनेगी प्यूबिक बोन से, जस्ट लाइक इन पेल्विक इनलेट, वहाँ पे भी प्यूबिक बोन इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी प्यूबिक बोन है। इसके अलावा ऑब्चुलेटर फेशिया से बनेगी मिड कैविटी या मिड पेल्विस की लैटरल बाउंड्री, और इनर एस्पेक्ट जो है ईस्ट्रियल बोन्स का और स्पाइन का, वो भी हमारे पास मिड कैविटी या मिड पेल्विस की लैटरल बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। फिर पेल्विक आउटलेट की लैटरल बाउंड्री बनेगी प्यूबिक बोन की डिसेंडिंग रैमस से, ठीक है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से। आप देखें कि जो मिड कैविटी है, इसके अलावा पेल्विक इनलेट और आउटलेट हैं, सब में प्यूबिक बोन इन्वॉल्व है, ठीक है। और हमारे पास जो मिड कैविटी और पेल्विक आउटलेट है, इसमें हमारे पास जो है वो इस्ट्रियम इन्वॉल्व है, ठीक है। मिड कैविटी में इनर एस्पेक्ट ऑफ इस्ट्रियल बोन्स एंड स्पाइन है, ठीक है। और हमारे पास पेल्विक आउटलेट में लैटरल बाउंड्री में इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटीज़ और सेक्शुअल ट्यूबरस लिगामेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसकी बाउंड्रीज समझा दी हैं, वो आपको समझ आ गई। अब हम देखेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है कि गायनेकोइड पेल्विस की ये जो तीनों पार्ट्स हैं, पेल्विक इनलेट, आउटलेट और पेल्विक कैविटी, या जिसको मिड कैविटी या मिड पेल्विस कहते हैं, इनके एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर्स आपने बताने हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो इनलेट है, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो छोटा होता है, और हमेशा पेल्विक इनलेट पर ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ ग्रेटर। सो 13.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर जो है पेल्विक इनलेट पे होगा, और एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो 11 सेंटीमीटर है। इसी का ऑपोजिट आपको आउटलेट पे नजर आएगा, मतलब अब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो 13.5 सेंटीमीटर हो गया और ट्रांसवर्स 11 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उल्टा हो गया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है आउटलेट पे वो बड़ा हो गया, ठीक है। और जब मिड कैविटी है, या जिसको मिड पेल्विस कहते हैं या पेल्विक कैविटी कहते हैं, वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों सेम होंगे, ठीक है। और वो कितने होंगे? 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये स्टेशन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कि आपने आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्लेसेंटा। सो ये क्या है कि बेसिकली आपके पास एमनियन है, दिस इन बी इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये आपके पास कोरियोनिक प्लेट है सी में, ठीक है। ये ई जो है दिस इज़ कोरियोनिक वेसल्स, ठीक है। और ये जो डी है ये कॉटिलिडन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टेशन है कि 38 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मल्टीपैरा है, 38 ईयर्स की ग्रैंड मल्टीपैरा है, और उसको कंप्लेंट किया है कि 9th मंथ है उसका गेस्टेशन का, विद लेबर पेन्स फॉर 3 आवर्स, मतलब 9 महीने की उसकी गेस्टेशन है और उसको 3 घंटों से लेबर पेन्स हो रही हैं, ठीक है। और मतलब ग्रैंड मल्टीपैरा है और नौवा महीना चल रहा है और उसको 3 घंटों से लेबर पेन्स भी आ रही हैं। एग्जामिनेशन हमने की है तो हमें क्या पता चला है कि उसकी जो फंडल हाइट है दैट इज़ 32 वीक्स, ठीक है, विद ऑब्लीक लाई। तो इट इज़ 32 वीक्स विद ऑब्लीक लाई एंड द हेड इज़ लाइंग इन द राइट एलिक फोसा। इसके अलावा ब्रीच लाई है इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एज वेल, ठीक है। एंड फीटल हार्ट साउंड्स जो है वो 152 बीट्स पर मिनट है। और पेल्विक एग्जामिनेशन पर सर्विक्स भी 3 सेंटीमीटर्स डायलेटेड है और 50% इफेस्ड है। तो क्या प्रेजेंटेशन आपको समझ आ रही है इसमें फीटस की? तो इसमें आपको शोल्डर प्रेजेंटेशन समझ आ रही है, या ट्रांसवर्स लाई समझ आ रही है, या ऑब्लीक लाई आप कह सकते हैं, वो हो सकती है पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है, या फीटस की प्रेजेंटेशन जो है वो या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, या ट्रांसवर्स लाई है, या ऑब्लीक लाई है, ठीक है, यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मैंने आप इस तरह से करेंगे कि पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे सारी सिचुएशन को, उसके रिलेटिव्स को बताएंगे जो भी सिचुएशन है, फिर उससे एक्सप्लेन करेंगे कि उसको क्या ज़्यादा सूटेबल है, इधर डिलीवरी और सी सेक्शन, मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन, ठीक है। देन आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, सॉरी इसमें चाहिए ही सी सेक्शन है, नॉट मीन्स के एसवीडी नहीं, आपने बताना है उसके रिलेटिव्स को इस केस को हमने प्रिपेयर करना है फॉर सी सेक्शन। फिर आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, फिर आप उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर सी सेक्शन। आप एनेस्थेटिस्ट पीडियाट्रिशियन, ठीक है, उनको भी बुला लेंगे एंड उनको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आप उसकी आई लाइन जो है उसमें से ब्लड ड्रॉ कर लेंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसकी उसी ब्लड की क्रॉस मैचिंग कर लेंगे और ब्लड अरेंज करवा के भी रख लेंगे, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ
मैल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या होती हैं मैल प्रेजेंटेशन की? प्रीमेच्योरिटी कॉज हो सकती है, या कंजेंटल एनोमलीज कॉज हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी कैन बी अ कॉज, डेड फीटस कैन बी अ कॉज, प्लेसेंटा प्रीविया, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, पॉलीहाइड्रामनियोज, ओलिगोहाइड्रामनियोज, दिस ऑल कैन बी द कॉजेज ऑफ मैल प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द मोड ऑफ डिलीवरी इन दिस पेशेंट? तो इस पेशेंट में जो मोड ऑफ डिलीवरी है दैट इज़ सी सेक्शन, ठीक है। और इसको मैनेज कैसे से करेंगे हम एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वो सॉरी ओके, सो हमने अब नेक्स्ट स्टेशन देखना है दैट इज़ कि आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन इन द पिक्चर। सो दिस इज़ बेसिकली फोर्सेप्स डिलीवरी। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की यूज़ की क्या इंडिकेशंस हैं? सो इसको हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एनी डिले इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। या अगर कोई फीटल डिस्ट्रेस है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, उस केस में हम फोर्सेप डिलीवरी कर सकते हैं। या मैटरनल कंडीशन जो है वो रिक्वायर कर रही है शॉर्ट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो उस केस में भी ये की जा सकती है। दैन फेस प्रेजेंटेशन का केस अगर है, या ब्लीडिंग है फ्रॉम द फीटल ब्लड सैम्पलिंग साइट, या आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच, तब भी आप फोर्सेप्स डिलीवरी कर सकते हैं। या डिलीवरी अगर 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले की है तब भी आप ये कर सकते हैं। या मैटरनल एग्जॉस्शन के केस में भी आप फोर्सेप डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको हमें बताना है कि क्या 4 प्रीरिक्विजिट्स हैं फॉर इट्स यूज़, ठीक है। तो इसमें आपके पास प्रीरिक्विजिट्स के लिए एक निमोनिक है फोर्सेप्स, ठीक है। फोर्सेप्स के लिए ही फोर्सेप्स डिलीवरी के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स हैं उसके निमोनिक के लिए भी आपने फोर्सेप्स याद रखना है, ठीक है। एफ, ठीक है। एफ से फुली डायलेटेड, ओ से ओसिपिटो इंटीरियर, आर से रप्चर्ड मेम्ब्रेन, सी से कॉन्ट्रैक्शन शुड बी प्रेजेंट, ई फॉर एम्प्टी ब्लैडर, PS pelvis should be adequate, and SS station should be at 0 or below, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टेशन है, आपने इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, दिस इज़ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कप, ठीक है। आपने बताना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट की क्या टाइप्स हैं और किन साइजेस में ये अवेलेबल है। सो ये जो वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कप है ये मेटालिक भी हो सकता है एंड कैन बी सॉफ्ट कप एज वेल, ठीक है। सो जो मेटालिक कप है दैट कैन बी अवेलेबल इन 30, 40, 50 एंड 60 mm साइज। जो सॉफ्ट कप है दीज आर सिलास्टिक कप्स, ठीक है। या दिस कैन बी सिलिकॉन कप्स या सिलास्टिक कप्स, और ये कॉमनली अवेलेबल होते हैं 60 मिलीमीटर्स के साइज़ में, ठीक है। उसके बाद हाउ मच प्रेशर जो है इट इज़ नीडेड फॉर इट्स एप्लीकेशन। तो आपके पास 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है इट इज़ नीडेड फॉर इट्स एप्लीकेशन। देन इट इज़ अप्लाइड एट व्हाट पार्ट ऑफ द फीटल हेड? तो इसको हम लगाते हैं फीटल हेड के मेनली मिड लाइन में ओवर द ऑसिपट, ठीक है, या फिर एट फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी कॉम्प्लिकेशंस बतानी है, तो इसमें सिफल हीमाटोमा है या सब पेरिटोनियल ब्लीड है। इसके अलावा चिग्नॉन है, कैन बी क्लासिफिकेशन। देन इंजरी टू द सर्विक्स कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन। सॉरी, ये कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि फोर्सेप्स डिलीवरी की वजह से सिफल हीमाटोमा हो सकता, सॉरी नॉट फोर्सेप्स, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम डिलीवरी। सो वैक्यूम डिलीवरी की वजह से एक तो सिफल हीमाटोमा हो सकता है या सब पेरिटोनियल ब्लीड हो सकती है, ठीक है। चिग्नॉन हो सकता है, इंजरी टू द सर्विक्स, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, रेटिनल हैमरेज हो सकता है टू द बेबी, एंड जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस भी हो सकता है, ट्रॉमा टू जेनिटल ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, इसको हम कहाँ लगाते हैं? इसको हम फीटल हेड पे लगाते हैं, मेनली मिड लाइन में ओवर द ऑसिपिट एट द फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेशन के ग्रेविडा 6 है, पैरा 5 है। उसका पहले एक सी सेक्शन हो चुका है 39 वीक्स के गेस्टेशन पे, अब वो है, ठीक है। और उसकी कंप्लेंट क्या है कि उसको लेबर पेन्स आना शुरू हो गई हैं सिंस मॉर्निंग, एंड
उसने ट्रायल ऑफ लेबर भी मतलब ले लिया है एट सम क्लिनिक विद इंजेक्टेबल ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एग्जामिनेशन जब हमने उसकी किया है तो शी इज़ पेल, पल्स भी उसका 120 बीट्स पर मिनट है, वीक है, थ्रेडी है, और ब्लड प्रेशर भी उसका काफ़ी कम है, 90/60 mm ऑफ मर्करी है। फंडल हाइट जो है वो टर्म तक की है। फीटल पाथ्स जो हैं वो फील हो रहे हैं थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। फीटल हार्ट साउंड्स जो हैं वो एब्सेंट है। पेल्विक एग्जामिनेशन जब हमने किया तो सर्विक्स उसकी 5 सेंटीमीटर्स तक डायलेटेड थी, फुली फेस थी, और प्रेजेंटिंग पार्ट उसका हाई था और ब्लीडिंग पॉजिटिव थी। सो ऑल दिस शोज़ के क्योंकि पेशेंट का बीपी भी कम है और ब्लीडिंग भी हो रही है, प्रेजेंटिंग पार्ट भी मतलब उसका बहुत ऊपर की तरफ है, और फुली फेस सर्विक्स है, ठीक है। एंड पल्स भी बहुत कम है, एंड लेबर पेन्स भी उसको आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। और ऑलरेडी वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी ले चुकी है, ठीक है। सब कुछ बाकी फंडल हाइट भी टर्म पे है, और फीटल पार्ट्स भी फील हो रहे हैं थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। सो दिस ऑल इंडिकेट्स कि ये यूट्राइन रप्चर का केस है, ठीक है। देन व्हाट आर द 3 कॉजेज ऑफ सच प्रॉब्लम? सो ग्रैंड मल्टीपैरिटी, इंजडिशियस यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, या instrumental delivery, intraepidemic version, external cephalic version, manual removal of placenta, इसके अलावा मायोमेक्टमी स्कार, जहाँ पे यूट्राइन कैविटी को ओपन किया गया वहाँ पे जो मायोमेक्टमी स्कार है, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन, या cephalopeल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यहाँ पे प्रीवियस सी सेक्शन स्कार। ऑल दीज आर कॉजेज आर बेसिकली जो है द कॉजेज ऑफ यूट्राइन रप्चर, ठीक है। उसके बाद आप मैनेज किस तरह से करेंगे? आप पेशेंट को इमीडिएट मैनेजमेंट देंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, रिससिटेशन करेंगे जिसमें आप उसको ऑक्सीजन देंगे, उसकी एयरवे मेंटेन करेंगे, आईवी लाइन सेव करेंगे, ठीक है। 2 वाइट बोर कैनोलास जो है वो उसको लगाएंगे, और उससे आप आईवी लाइन को सेव करेंगे। फिर आप ब्लड लेंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसकी क्रॉस मैचिंग करेंगे, और ब्लड अरेंजमेंट का भी उसके थ्रू बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है। देन आप आईवी फ्लूइड्स उसको इनिशियली देंगे विद क्रिस्टलोइड फ्लूइड, और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा देंगे, ठीक है। उसके रिलेटिव्स को काउंसिल करेंगे उसकी कंडीशन के बारे में, ठीक है। इन्फॉर्म्ड हाई रिस्क कॉन्सेंट लेंगे, ठीक है। आप एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म करेंगे, थिएटर स्टाफ को इन्फॉर्म करेंगे, और प्रिपेयर करेंगे और शिफ्ट करेंगे पेशेंट को फॉर इमरजेंसी लेप्रोटमी, ठीक है। इसके अलावा आपने या तो उसकी हिस्टेरेक्टमी कर देनी है फॉर यूट्राइन रप्चर, ठीक है, क्योंकि उसका यूट्रस तो रप्चर हो चुके हैं। और अगर तो रप्चर जो है वो एक्सटेंसिव है, फिर आप इसकी हिस्टेरेक्टमी ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तो वो मतलब छोटा सा टीयर है और रिपेयरेबल है तो आप कोशिश करेंगे कि रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर वो टोटली रप्चर्ड है, एक्सटेंसिव रप्चर है और रिपेयरेबल भी नहीं है, तो यू विल गो फॉर हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ इम्पेंडिंग रप्चर? साइंस ऑफ इम्पेंडिंग रप्चर ये है कि सीटीजी चेंजेस जो है वो वर्स होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली प्रोलॉन्ग्ड वेरिएबल होती हैं, या लेट डिसेलरेशन आना शुरू हो जाती हैं, हिमचूरिया हो सकता है, सेकेंडरी अरेस्ट हो सकती है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेन ओवर द स्कार होता है विच परसिस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास क्या आइडेंटिफाई करना है आपने टाइप ऑफ डिलीवरी को, जो कि इस डायग्राम में या बर्फ फिगर में आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ बेसिकली वैक्यूम डिलीवरी, ठीक है। इसकी इंडिकेशंस क्या है कि फ़ीटस में अगर सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है और सीटीजी पैथोलॉजिकल है, नॉर्मल पीएच है, या लेक्टेट भी नॉर्मल है फीटल ब्लड सैम्पलिंग पे, ठीक है, या अगर थिक मेकोनियम है, सो आप फीटस कि अगर ये सारी फीटल इंडिकेशंस हैं फिर आप वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं। मैटरनल इंडिकेशंस क्या है वैक्यूम डिलीवरी की कि अगर नली पेयर्स वुमेन में कोई प्रोग्रेस जो है, लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस है फॉर 3 आवर्स रीजनल एनेस्थीसिया के साथ, और अगर लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस है फॉर 2 आवर्स विदाउट रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस का मतलब है कि टोटल जो उसकी एक्टिव और पैसिव सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है वो कैसी है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा फॉर 3 आवर्स इन केस ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, या विदाउट रीजनल एनेस्थीसिया अगर उसको 2 आवर्स से कोई प्रोग्रेस कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा नली पैरस वुमेन में, तो फिर आप जो है वैक्यूम डिलीवरी करेंगे। इस तरह मल्टी पैरस वुमेन में अगर लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस है 2 आवर्स से, ठीक है, विद रीजनल एनेस्थीसिया, और विदाउट रीजनल एनेस्थीसिया अगर लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस है फॉर 1 आवर, तो फिर आप क्या करेंगे कि वैक्यूम डिलीवरी कर देंगे, ठीक है।
इसके अलावा मैटरनल इंडिकेशंस में और क्या आ सकता है कि मैटरनल एग्जॉस्शन है, वॉमिटिंग है या मैटरनल डिस्ट्रेस है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इंडिकेशन है टू अवॉइड प्रोलॉन्ग पुशिंग या विल्सल्वा, फॉर एग्जांपल कोई कार्डियक डिजीज़, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, पर्टिकुलरली अनकरेक्टेड सेरेब्रोवास्कुलर मैलफॉर्मेशन या मैसिंग ग्रेविस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो इन सब में भी आप वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा कंबाइंड कुछ फीटल और मैटरनल इंडिकेशंस हैं फॉर असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी। They often exist, so the threshold to intervene may be lower where several factors coexist, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेशन है कि उन्होंने डिफरेंट जो हैं वो केसेस बताए हुए हैं और आपने बिशप स्कोर जो है इनको देखते हुए वो फाइंड करना है। नीचे उन्होंने बिशप स्कोर का टेबल भी बना दिया है। सो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास सर्विक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर्स तक डायलेटेड है, डायलेशन उसकी कितनी है, दैट इज़ अप टू 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड उसका 1 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो सर्विक्स है, लेंथ उसकी कितनी है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। और प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो उसका 2 पे है, सो और सॉफ्ट है और इंटीरियर है उसकी मतलब पोजीशन। सो मोस्ट लाइकली जो इसका बिशप स्कोर है दैट इज़ 1, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट केसेस हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बिशप स्कोर। इसके लिए आपको ये बिशप स्कोर का टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप प्लेस करके आपको एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ द बिशप स्कोर ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टेशन है कि मिसेस हुमा जो कि पीजी है और वो 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर आई है विद कंप्लेंट ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। 36 वीक्स गेस्टेशन पे ब्रीच प्रेजेंटेशन की कंप्लेंट के साथ पेशेंट आई है और वो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के बारे में जो है वो जानना चाहती है। तो आप बताएंगे उसको कि क्या आइडियल टाइम होता है फॉर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। सो नॉर्मली आइडियली इट इज़ डन एट 37 वीक्स इन मल्टीपेयर्स एंड इट इज़ डन एट 36 वीक्स इन नलीपेयर्स वुमेन, ठीक है। और इसकी टेक्निक क्या है, सबसे पहले तो आपने इसकी जो प्रीरिक्विजिट्स हैं उसको फुलफ़िल करना है। पेशेंट की ट्रिडलनबर्ग पोजीशन को मेंटेन करना है, फिर उसकी बैक को आइडेंटिफाई करना है, डिसएंगेज करना है ब्रीच को सबसे पहले तो आपने, ठीक है। फिर आपने फॉरवर्ड सोमरसॉल्ट या बैकवर्ड सोमरसॉल्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द बैक, ठीक है, वेदर इट इज़ टूवर्ड्स द राइट और द लेफ़्ट साइड। अगर तो बैक जो है इट इज़ टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड तो फिर आपने बैकवर्ड सोमरसॉल्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने कांस्टेंट फर्म प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स, ठीक है। बस आपने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट फर्म प्रेशर अप्लाई करना है अप टू 10 मिनट्स, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। देन राइट हैंड जो है वो आपने ब्रीच पे रखना है और लेफ़्ट हैंड जो है वो आपने फीटल हेड पे रखना है ताकि आप मेंटेन कर सके फीटल फ्लेक्शन को ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। देन आपने प्रीरिक्विजिट्स बतानी है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की। तो प्रीरिक्विजिट्स में आपके पास थिन एंड लैक्स एब्डोमिनल वॉल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नीदर टेंस या नॉर इरिटेबल यूट्रस होनी चाहिए, ठीक है। थिन एंड लैक्स एब्डोमिनल वॉल होनी चाहिए एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के लिए। नीदर टेंस नॉर इरिटेबल यूट्रस होनी चाहिए। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइकर होना चाहिए एंड ब्रीच जो है शुड नॉट बी एंगेज इन द पेल्विस। कोई यूट्राइन अनोमली नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल बाइकॉर्नल यूट्रस या फाइब्रॉइड इन द कॉर्नल रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड सीटीजी वो आपने देख लेनी है, वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। फैसिलिटी आपने देखनी है फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन वो अवेलेबल होनी चाहिए। वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होना चाहिए पेशेंट का। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है टू वजाइनल डिलीवरी एंड एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन तो वो आपने एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट्स। देन रिस्क्स क्या हो सकती हैं एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की। सो कुछ मैटरनल रिस्क्स हैं और कुछ फीटल रिस्क्स हैं। मैटरनल रिस्क में आपके पास रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकती है, कॉर्ड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है और यूट्राइन रप्चर हो सकती है। फीटल रिस्क में आपके पास फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, फीटल मैटरनल हैमरेज हो सकती है और फीटल डेथ हो सकती है, ठीक है। दैन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की। सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ डेड या मेलफॉर्म बेबी, या अगर कोई इंडिकेशन है इलेक्टिव सी सेक्शन की उसमें भी इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो इट बेसिकली एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है।
इसके अलावा इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ सी सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। दैन पोस्ट प्रोसीजर मैनेजमेंट क्या होगी कि आप CTG चेक करेंगे, NTD देंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा आप इंक्वायर करेंगे लेबर पेन्स के बारे में, लीकिंग के बारे में, ब्लीडिंग के बारे में और फीटल मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। और आपने बताना है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पोस्ट ECV केयर। सो पोस्ट एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन केयर में आपने सबसे पहले तो मॉनिटरिंग करनी है फीटल कंडीशंस की बाय CTG। इसके अलावा आपने कोई भी अगर साइंस हैं लेबर के तो उसको देखने हैं। NTD देना है हर रीसेस नेगेटिव मदर को फॉलो अप करना है आफ्टर फ्यू डेज़, ठीक है। सक्सेस रेट क्या है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन का? सो मल्टी ग्रेविडा में इट इज़ 60% और प्रीमी ग्रेविडा में इट इज़ 40%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्टेशन, जिसमें आपने 5 इंडिकेशंस जो हैं वो बतानी है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। सो इंडक्शन ऑफ लेबर आप सबसे पहले प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में करते हैं यूजुअली आफ्टर 41 कंप्लीटेड वीक्स, ठीक है। उसके अलावा आप प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में आप कर सकते हैं, या प्रीएक्लेम्पशिया या कोई और मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो उसमें करेंगे। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, फीटल मैक्रोसोमिया है, ठीक है, या डिटेरियोरेटिंग मैटरनल इलनेस है, अनएक्सप्लेन्ड एंटीपार्टम हैमरेज है, ट्विन प्रेगनेंसी है, कॉन्टिन्यूइंग जो कि ट्विन प्रेगनेंसी जो कंटिन्यू करी है बियॉन्ड 38 वीक्स, उसमें आप फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं, या इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, या मैटरनल आइसोइम्यूनाइजेशन है अगेंस्ट रेड सेल एंटीजेंस, या कोई सोशल रीजंस हैं तो इन सब में आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द लाई शोन इन द अबव पिक्चर। सो दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांसवर्स लाई। इंसिडेंस क्या है? इट इज़ 1 in 300 डिलीवरीज, ठीक है। कॉजेज़ क्या है? मल्टीपैरिटी, प्लेसेंटा प्रीविया, अनस्टेबल लाई, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यूट्राइन अनोमली एंड पेल्विक ट्यूमर आर द कॉजेज़। दैन किस तरह से आप मैनेज करेंगे इस कंडीशन को? पेशेंट को एडमिट करेंगे, उससे अनफॉर्म्ड कॉन्सेंट लेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे, उसका ब्लड अरेंज करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की जो है वो ऑफ़र करेंगे। अगर तो वो फेल हो जाता है तो फिर आप डिलीवर करेंगे बाय लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। देन आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। तो पोटेंशियल रिस्क होता है कॉर्ड प्रोलैप्स का, ठीक है, फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोलैप्स ऑफ हैंड, शोल्डर और फुट वंस द पेशेंट इज़ इन लेबर, ठीक है। एक तो कॉर्ड प्रोलैप्स होगा, लेकिन इसके बाद स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है, और लेबर के दौरान हैंड, शोल्डर और फुट का प्रोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास कि आपने डायग्नोसिस बताना है। सो दिस इज़ बेसिकली फेस प्रेजेंटेशन और हाइपर एक्सटेंडेड नेक है, जो कि आपको नज़र भी आ रही है, इट इज़ हाइपर एक्सटेंडेड नेक, ठीक है। और डायमीटर जो है फीटस का वो क्या है? सो जो डायमीटर फीटस प्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ सबमेंटोब्रेगमेटिक, ठीक है। और मेजरमेंट क्या है इस डायमीटर की? दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर्स। और मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन लेबर क्या है? मेंटो इंटीरियर अगर है पोजीशन तो दैट इज़ SPT, और अगर मेंटो पोस्टीरियर है तो हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, ठीक है। और किस तरह से डायग्नोज करते हैं इसको ड्यूरिंग लेबर? इट इज़ डायग्नोज बाय पल्पेटिंग द नोज, माउथ एंड आइज ऑन विजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये आपकी 10 टीचर्स की डायग्राम है, जिसमें आपको पता है कि ये दिस इज़ द मोस्ट फ्लेक्स्ड पोजीशन एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन या हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन। दिस इज़ वेल फ्लेक्स्ड एंड दिस इज़ हाइपर एक्सटेंडेड फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो जो वेल फ्लेक्स्ड होता है इसका डायमीटर होता है सब ऑसिपिटोब्रेगमेटिक और ये 9.5 सेंटीमीटर्स का होता है, ठीक है। जो ये लेस वेल फ्लेक्स्ड है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ पार्शली एक्सटेंडेड या डीफ्लेक्स, ठीक है। और इसमें 11.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और डायमीटर मेजरमेंट्स होती हैं, और डायमीटर इसमें आपके पास ऑसिपिटो फ्रंटल होता है, ठीक है। देन दिस वन इज़ ऑसिपिटो मेंटल, ठीक है, डायमीटर और मेजरमेंट इसकी 13 सेंटीमीटर्स है, और ये एक्सटेंडेड ब्रो पोजिशन है, एक्सटेंडेड ब्रो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और लास्ट वाला मैंने आपको बता दिया दिस इज़ हाइपर एक्सटेंडेड या फेस प्रेजेंटेशन, और ये बेसिकली सबमेंटोब्रेगमेटिक डायमीटर है एंड इट इज़ 9.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो सब ऑसिपिटोब्रेगमेटिक से स्टार्ट हुआ और सब
मेंटोब्रेगमेटिक पे ख़त्म हुआ और ये दोनों स्टार्ट और एंड वाले 9.5 सेंटीमीटर्स हैं। ये वेल फ्लेक्स्ड है, ये हाइपर एक्सटेंडेड या फेस प्रेजेंटेशन है। हाइपर एक्सटेंडेड या फेस प्रेजेंटेशन से पहले एक्सटेंडेड या ब्रो प्रेजेंटेशन आएगी और उससे पहले लेस वेल फ्लेक्स्ड या पार्शली एक्सटेंडेड या डी फ्लेक्स पोजिशन है जो कि ऑसिपिटो फ्रंटल है, ठीक है। और ये जो इसके बाद सबसे पहली है दैट इज़ वेल फ्लेक्स, सबसे अच्छी वाली, एंड दिस इज़ सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ठीक है, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ठीक है। और ये जो एक्सटेंडेड या ब्रो प्रेजेंटेशन है दिस इज ऑसिपिटो मेंटल, ठीक है, सारी मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेशन आपके पास क्या है कि आपने बताना है कौन सा प्रोसीजर हो रहा है इन द बर्थ फोटोग्राफ। सो दिस इज़ बेसिकली एक्सट्राएंसेफेलिक वर्जन। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी क्या होती है कि अगर कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी है लाइक हाइड्रोसेफलस है, प्लेसेंटा प्रीविया है, ओलिगोहाइड्रोमनियोज या पॉलीहाइड्रोमनियोज है, कोई हिस्ट्री है एंटीपार्टम हैमरेज की, या प्रीवियस सी सेक्शन या मैमेक्टमी स्कार है यूट्रस पे, या मल्टीपल गेस्टेशन है, प्रीक्लम्पशिया है, या हाइपरटेंशन है, या अगर हमारे पास प्लान है टू डिलीवर बाय सी सेक्शन, तो फिर ये सारी जो है आपके पास कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं एक्सटर्नल वर्जन की। देन फॉर रिस्क क्या है इस पोजीशन प्रोसीजर की, प्लेसेंटल अब्रप्शन अगर है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, कॉर्ड एक्सीडेंट है, ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज है, या फीटल ब्रैकिकार्डिया। ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज यानी आपने याद करना है कि आपने रिमेंबर एंटी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिसस नेगेटिव मदर, ठीक है। अच्छा, खैर ये सारी इसकी रिस्क्स हैं ऑफ एक्सटर्नल वर्जन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आपके पास ये है कि एग्रेवियर 2 पैरा 1 और उसके प्रीवियस 2 सी सेक्शंस हुए हैं, ठीक है। एंड वो लेबर वार्ड में एडमिटेड है एट 38 वीक्स एंड 2 days ऑफ गेस्टेशन फॉर इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो आप किस तरह से उसका इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेंगे? सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, देन आई टू आई कॉन्टैक्ट करेंगे, नॉन मेडिकल जार्गन, देन एक्सप्लेन दैट जैसे कि शी हैज़ ऑलरेडी had her 2 last lower segment cesarean sections, so again she will be delivered by lower segment cesarean section, और ये बहुत major surgery है and she needs proper preparation for it, ठीक है, with 6 hours of nothing per os, ठीक है, and arrangement of 2 units of blood is must for her, ठीक है। You have to discuss the type of anesthesia with her, either epidural or general anesthesia, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स का डिस्कस करेंगे, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस का, और जो प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं पेशेंट को, दैट यू विल डिस्कस विद हर, ठीक है। और एंड ऑल्सो यू विल डिस्कस विद हर द स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। दैन व्हाट कॉम्प्लिकेशंस शी मे हैव ड्यू टू सी सेक्शन, तो उसको एक तो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके अलावा क्योंकि उसकी लास्ट 2 लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शंस हुए हुए हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं कि एडिशंस हों। अब उसको ब्लैडर जो है वो एडहेयर हो सकता है, उसका जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो थिन हो सकता है, इसके अलावा डिफ़िकल्टी हो सकती है इन डिलीवरिंग द बेबी, स्पेशली प्लेसेंटा जो है वो एडहेयर हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, यूट्राइन एटोनी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि पैरा 4 है और वो एमरजेंसी में आई है और हिस्ट्री है उसकी होम डिलीवरी की, 1 घंटे पहले उसकी होम डिलीवरी हुई है, एंड कुछ इस तरह से आपको जो है वो फिगर में मैस नज़र आ रहा है जिसकी इंट्रोइटिस से अपेयर हो रहा है, ठीक है। ये ब्लीडिंग मैस है जो कि इंट्रोइटिस पे प्रेजेंट है, और बीपी उसका बहुत कम है, 90/60 है, पल्स उसकी 110 बीट्स पर मिनट है। वजाइनल एग्जामिनेशन पे आपको ये ब्लीडिंग मैस जो कि प्रोट्रूड कर रहा है थ्रू द इंट्रोइटिस, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है इसकी? यूट्राइन इन्वर्जन हुई हुई है बेसिकली ये, ठीक है। आपने इसके टियोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं। सो एक तो ये है कि पुलिंग ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कैन कॉज यूट्राइन इन्वर्जन। इसके अलावा यूट्राइन एटोनी की वजह से यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है, या कोई शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड है तो वो भी यूट्राइन इन्वर्जन करवा सकती है। फंडल अटैचमेंट जो है प्लेसेंटा की वो यूट्राइन इन्वर्जन की वजह बन सकती है, या फंडल प्रेशर जो है वो भी यूट्राइन इन्वर्जन कॉज करा सकती है। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? तो आप रिससिटेट करेंगे पेशेंट को और उसको जो शॉक वाली कंडीशन है उससे बाहर निकालेंगे, उसके शॉक को ट्रीट करेंगे, मैनुअल रिप्लेसमेंट करेंगे यूट्रस की अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक टेक्निक्स जिसमें वो सलीवन मेथड है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस वो करेंगे, लेप्रोटमी करेंगे और एब्डोमिनल रिप्लेसमेंट करेंगे अगर
ऊपर वाला मेथड जो है वो फेल हो गया है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक टेक्निक या ओसुलिवन मेथड जो है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, अगर ये फेल हो जाता है तो फिर आप लेप्रोटमी करेंगे, ठीक है, एंड एब्डोमिनल रिप्लेसमेंट कर देंगे। एक्सप्लेन करना है अब अपने 4th क्वेश्चन में हाइड्रोस्टैटिक टेक्निक को फॉर करेक्शन ऑफ एक्यूट यूट्राइन इन्वर्जन, ठीक है। सो हाइड्रोस्टैटिक टेक्निक जिसका इन्होंने दूसरा नाम ओसुलिवन मेथड लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं वार्म नॉर्मल सेलाइन को वाया अ ड्रिप सेट फ्रॉम हाइट ऑफ 1 to 2 मीटर्स, ठीक है। फिर असिस्टेंट जो है वो सील कर देगा इंट्रोइटस को either by a glove या फिर by a silicone ventouse cup inside the angina and it is connected to a drip set, ठीक है, that cup is connected to a drip set. Then you have to palpate the uterine fundus for confirming the correction. इसके अलावा यूट्रोटॉनिक्स देंगे और यूट्राइन मसाज करेंगे आफ्टर डूइंग द करेक्शन, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट सेशन है कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं ये ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये आपको टोहीज नीडल जो कि एपिड्यूरल कैथेटर के साथ होती है एंड एपिड्यूरल कैथेटर एंड टोही नीडल एंड ये सारा बेसिकली एपिड्यूरल नीडल सेट है दैट इज़ यूज फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया, ठीक है। एंड इसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती है, सुब्रीवाकिन इज़ यूज। इंडिकेशंस इसकी क्या है, इसको हम इफेक्टिव पेन रिलीफ के लिए ड्यूरिंग लेबर यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रोलॉन्ग लेबर में भी इसका यूज़ होता है, या मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल गेस्टेशंस में, सर्टेन मैटरनल मेडिकल कंडीशंस में भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ पे बहुत हाई रिस्क है ऑपरेटिव इंटरवेंशंस का, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोagulation डिसऑर्डर, लोकल या सिस्टमिक सेप्सिस, हाइपोवोलीमिया, लोकल डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, या फिर लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ जो है, ऑल दीज आर contraindications of this epidural needle set that is used for epidural anesthesia या anesthesia, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये फिगर है, इट इज़ अ फिगर ऑफ पार्टोग्राम एंड व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है। सो इसका पर्पस होता है टू मेक ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द लेबर विच शोज़ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, ठीक है। सो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं आपने ऑफ लेबर दैट आर नोटेड ऑन दिस पार्टोग्राम, ठीक है। सो एक तो आप पेशेंट की प्रोफाइल देख लेते हैं, इससे पेशेंट का वाइटल साइंस, उसके फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, इसके अलावा डिसेंट जो है फीटल हेड का वो पता चल जाता है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, कलर ऑफ लाइकर, ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड जो भी पेशेंट को दी गई हैं सब जो है इससे पता चल जाता है। देन व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ लेबर इन दिस वुमेन, सो यहाँ पे बेसिकली 3rd स्टेज ऑफ लेबर है। क्या मैनूवर जो है यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, सो यहाँ पे ब्रांट एंड ड्रूज मैनूवर या जिसको कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं वो परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। क्या पर्पस होता है ऑब्स्टेट्रिशियंस हैंड का ऑन वुमेन्स एब्डोमेन, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वुमेन का जो हैंड है वो पेशेंट के एब्डोमेन पे है, सो इसका क्या पर्पस है, ठीक है। मतलब इस ऑब्स्टेट्रिशियन का या डॉक्टर का जो हैंड है वो इस पेशेंट के एब्डोमेन पे है, सो व्हाट इज़ द पर्पस, बेसिकली अपवर्ड प्रेशर जो है दैट इज़ बीइंग अप्लाइड टू द फंडस टू प्रिवेंट यूट्राइन इन्वर्जन, ठीक है। देन आपके पास आपने 3 कॉम्प्लिकेशंस बतानी है ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लेबर, यानी 3rd स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कौन सी 3 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो एक तो डिटैचमेंट ऑफ कॉर्ड हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकती है एंड यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये बताना है आपने कौन सा प्रोसीजर है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। दिस इज़ बेसिकली मॉरिसियस मेली वीट मैनूवर फॉर डिलीवरी ऑफ हेड, और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स, सो फोर्सेप मेथड हो सकता है या बर्न मार्शल मैनूवर हो सकता है, ठीक है। फिर आपने फोर्सेप का नेम बताना है जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, सो दैट इज़ पेपर फोर्सेप्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फिगर है और आपने आइडेंटिफाई करना है ये क्या है, सो दिस इज़ बेसिकली अ पोनी पेल्विस। फिर ये जो इन्होंने ABCDEFG सारे मेंशन किए हुए हैं आपने बताना है कि क्या क्या है। सो इसमें हमारे पास ये जो A है दिस इज़ बेसिकली सैक्रम, ठीक है। ये जो B है दिस इज़ सैक्रोइलियक जॉइंट, जो C है आपके पास दिस इज़ आइलियम, ठीक है। ये D जो है दिस इज़ इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, E जो है इट इज़ सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेमा ऑफ प्यूबिक बोन, एंड जो F है दिस इज़ प्यूबिक सिम्फिसिस, जो G है ना आई थिंक दिस इज़ आइलिक स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने इसको भी प्यूबिक सिम्फिसिस लिखा हुआ है लेकिन आई थिंक दिस इज़ आइलिक स्पाइन, G इज़ आइलिक स्पाइन, ठीक है। एंड H इज़ कॉक्सिक्स, ठीक है।
उसके बाद व्हाट इज़ द पॉइंट दैट इज़ यूज इन द पेल्विक कैविटी टू डिटर्मिन, सॉरी आइलेक स्पाइन नहीं, ये इस्चियल स्पाइन है, मैंने यहाँ पे गलती से आइलेक स्पाइन बोल दिया, दिस इज इस्चियल स्पाइन, ठीक है. Then what is the point that is used in the pelvic cavity to determine the station of the presenting part? So that is ischial spine. एंड नेक्स्ट आपके पास जो है आपने फिगर को लेबल करना है. ये जो डिफरेंट लाइंस हैं डिफरेंट कलर्स की आपने बतानी है कि कौन कौन सी लाइन है. सो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द नॉर्मल लेबर, ठीक है. ये जो ब्लू सबसे पहली है दिस इज़ नॉर्मल लेबर. जो येलो है दिस इज़ प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर, ठीक है. और जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ आपके पास सेकेंडरी अरेस्ट. एंड जो रेड लाइन है ये वाली आपको नज़र आ रही है दिस इज़ प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज, ठीक है. अब आपने बतानी है व्हाट आर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राम. सो इसके अलावा फीटल हार्ट रेट आपको पता चल सकता है, मैटरनल वाइटल्स, मैटरनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ड्रग यूज़ का पता चल जाता है, ठीक है. व्हाट इज़ पार्टोग्राम? सो दिस इज़ बेसिकली पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम इज़ अ composite graphical record of key data of maternal and fetal parts, both the means that maternal and the fetus during labor, ठीक है. against the time you record all her data, ठीक है, on a single sheet of paper, ठीक है. so this is a partogram. देन आइडेंटिफाई द पिक्चर. सो ये है आपके पास कॉर्ड प्रोलैप्स की पिक्चर, ये आपको नज़र आ रही है, कॉर्ड बाहर की तरफ आ रही है. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स. एंड आपने 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने हैं इसकी मैनेजमेंट में. तो आप सबसे पहले तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे, प्रेशर रिलीव करेंगे कॉर्ड पे, फिर आप उसका फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे, डिलीवरी के लिए प्लान कर लेंगे. रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 3, कि हाई प्रेजेंटिंग पार्ट है, पोलीहाइड्रमनियोस है या मेल प्रेजेंटेशन है. किस तरह से आप मैनेज करेंगे? आप एसपीडी कर देंगे पेशेंट की. नेक्स्ट आपके पास है कि आपने लेबल करना है जो टाइप्स ऑफ ब्रीच हैं, यहाँ पे ए बी और सी फिगर में दिखाई गई हैं. सो ए जो है दिस इज़ फ्रैंक ब्रीच या एक्सटेंडेड ब्रीच, ठीक है. ये देखिए फुली एक्सटेंडेड लेग है ऊपर की तरफ. जो बी है दिस इज़ कंप्लीट या फ्लेक्स्ड ब्रीच है, आप देख सकते हैं इसकी लेग्स ऐसे फ्लेक्स्ड हैं. सो दिस इज़ कंप्लीट या फ्लेक्स्ड ब्रीच, और हेड इसका ऊपर की तरफ है और लेग्स इसकी ऐसे फ्लेक्स्ड हैं, ठीक है. सो दिस इज़ कंप्लीट या फ्लेक्स ब्रीच. और ये फुटलिंग में एक ये देखिए आप नीचे की तरफ इसका फुट आ रहा है, ठीक है. सो ये जो सी है दिस इज़ फुटलिंग ब्रीच, ठीक है. नेक्स्ट विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ब्रीच पोजिशन? सो फ्रैंक या एक्सटेंडेड ब्रीच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच पोजिशन. आपने 2 कॉम्प्लिकेशंस बतानी है वजाइनल ब्रीच डिलीवरी की. सो एक तो हमारे पास कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, हेड एंट्रैम्पमेंट हो सकती है, हेड एंट्रैम्पमेंट के बाद मैटरनल इंजरीज हो सकती हैं, फीटल इंजरीज हो सकती हैं. और विच वन ऑफ दीज टाइप्स इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर वजाइनल डिलीवरी? सो इन सब में से मोस्ट सूटेबल फॉर वजाइनल डिलीवरी इज़ फ्रैंक या एक्सटेंडेड ब्रीच, ठीक है. फ्रैंक या एक्सटेंडेड ब्रीच जो है यानी ये वाली इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर वजाइनल डिलीवरी, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है ये आउटलेट फोर्सेप्स दिखाया हुआ है. आपने इसके प्रीरिक्विजिट्स बताने हैं, वही फोर्सेप्स वाला निमोनिक फुली डायलेटेड, ऑसिपिटो इंटीरियर, आर इज़ फॉर रप्चर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है. सी इज़ फॉर कंट्रैक्शन शुड बी प्रेजेंट. Then E for empty bladder, P for pelvis should be adequate, and S is for station should be present at 0 or below, ठीक है. फिर आपने इसकी इंडिकेशंस बतानी है, वही फीटल, मैटरनल एंड कंबाइंड. ये ऑलरेडी डिटेल में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. फोर्सेप्स की इंडिकेशंस फीटल में सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, सीटीजी पैथोलॉजिकल हो सकती है, एबनॉर्मल पीएच या लैक्टेट जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है, ऑन फीटल ब्लड सैम्पलिंग थिक मेकोनियम हो सकती है, ठीक है. मैटरनल में हमारे पास नेली पैर्स में ये कॉम्प्लिकेशन है कि लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस है फॉर 3 आवर्स विद रीजनल एनेस्थीसिया, एंड लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस है फॉर 2 आवर्स विदाउट रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है. नेली पैर्स वुमेन में. मल्टीपैर्स में ये होगा कि लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस फॉर 2 आवर्स विद रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है, एंड लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस फॉर 1 आवर विदाउट रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है. सो इसके अलावा मैटरनल एग्जॉस्शन, वॉमिटिंग, डिस्ट्रेस, ठीक है. और हमारे पास जो मेडिकल इंडिकेशंस हैं टू अवॉइड प्रोलॉन्ग पुशिंग या विजल्वा, ये सारी भी हमारे पास इंडिकेशंस होती हैं ऑफ आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी. इसमें मेडिकल इंडिकेशंस जो हैं टू अवॉइड प्रोलॉन्ग पुशिंग ऑफ
वल्सल्वा फॉर एग्जांपल कार्डियक डिजीज़ आ सकती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, या पर्टिकुलरली अनकरेक्टेड सेरेब्रोवास्कुलर मैलफॉर्मेशन, माइस्थीनिया ग्रेविस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है। ये सारी इसकी कॉजेज या इंडिकेशंस जो हैं इसकी होती हैं। इसके अलावा कुछ कंबाइंड होती हैं जिसमें फीटल एंड मैटरनल इंडिकेशंस होती हैं फॉर सिस्टर वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। एंड द थ्रेशोल्ड जो है टू इंटरवीन मे बी लोअर वेयर द सेवरल फैक्टर्स को एग्जिस्ट, ठीक है। देन हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, सो दिस इज़ रिगलेस आउटलेट फोर्सेप, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास अब इन्होंने पार्ट्स का पूछ लिया, सो दिस इज़ ए पार्ट इज़ बेसिकली ब्लेड, दिस बी पार्ट इज़ शैंक, सी इज़ लॉक एंड दिस डी इज़ हैंडल, ठीक है। देन प्री रिक्विजिट्स क्या हैं बिफोर यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, सो आप सबसे पहले तो कॉन्सेंट लेंगे पेशेंट का। देन सर्विक्स जो है वो फुली डायलेटेड होनी चाहिए, फीटल मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन शुड बी एट वर्टेक्स, ठीक है। स्टेशन जो है दैट शुड बी बिलो ज़ीरो, पेल्विक डिस्पर्शन मस्ट बी रूल्ड आउट, ब्लैडर जो है इट शुड बी एम्प्टी, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, सो पेरिनियल टीयर्स हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से, इसके अलावा फीटल स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, ठीक है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रेगुलर आउटलेट फोर्स की वजह से जो होती हैं दैट कैन बी जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा या हेमरेज या सेप्सिस। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, इंट्रा क्रेनियल ट्रॉमा हो सकता है, सिफल हीमाटोमा या फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये इन्होंने फिगर दी हुई है, आपने बताना है ये क्या है। सो दिस इज़ वैक्यूम कप फॉर फीटल डिलीवरी, और एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से मैटरनल ट्रॉमा कम होता है और ऑटो रोटेशन में ये हेल्प करता है। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये है कि कप डिटैच हो सकता है, सिफल हीमाटोमा होता है फीटस का, ठीक है। इसकी वजह से सर्वाइकल एनुलर डिटैचमेंट हो सकती है या सब गैलियल ब्लीड हो सकती है, ठीक है। देन ये आपने बतानी है हर फिगर को देखे कि कैसी कैसी प्रेजेंटेशन है। सो फर्स्ट इज़ द एक्सटेंडेड ब्रीच, ठीक है। जो सेकंड वाली है दिस इज़ द फ्लेक्स्ड ब्रीच, ये जो सी वाली है दिस इज़ फुटलिंग ब्रीच, ई डी जो है दिस इज़ ट्रांसवर्स लाइन एंड दिस ई इज़ शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है मैकेनिज़्म ऑफ लेबर को। सो हमारे पास एंगेजमेंट डिसेंट, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन आपने करना होता है। सबसे पहले तो आपने एंगेजमेंट को डिफाइन करना है। सो एंगेजमेंट में आपको पता है कि पेल्विक इनलेट जो है उसका ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो बड़ा होता है देन द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो हेड जो है वो आके फिर पेल्विक ब्रिम में बेसिकली ऑसिपिटो ट्रांसवर्स डायमीटर ही अटेन करता है, क्योंकि ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ा है ना तो उसी में आके वो फिट हो जाएगा, ठीक है। विद द ऑसिपिट दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द राइट इधर या फिर टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एंगेजमेंट। उसके बाद पेल्विक इनलेट का डायमीटर कितना होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर जो है आपको पता है वो छोटा होता है पेल्विक इनलेट पे और ट्रांसवर्स बड़ा होता है। सो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज़ 11 एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ 13.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। देन इंटरनल रोटेशन जो है उसको इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। सो पेल्विक आउटलेट जो है आपको पता है उस पर हमारे पास सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बड़ा हो जाता है और ट्रांसवर्स छोटा हो जाता है, ठीक है। सो ताकि इसीलिए पर क्या होता है कि सेफ डिलीवरी के लिए जो हेड है उसको रोटेट होना पड़ता है विद इन द पेल्विक कैविटी फ्रॉम ऑसिपिटो ट्रांसवर्स टू ऑसिपिटो इंटीरियर पोजीशन, ठीक है, ताकि जो ऑसिपिट है वो अब एंटीरियरली लाई कर सके अंडर द सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल रोटेशन है, ठीक है। ये पेल्विक फ्लोर में होती है और ये हेल्प करती है रोटेशन में, ठीक है। अच्छा, जब ऑसिपिट जो है जो कि लीडिंग पार्ट होता है इन केस ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जब ऑसिपिट हमारे पास आके पेल्विक फ्लोर को पहले टच करता है तो फिर रेजिस्टेंस जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो पेल्विक फ्लोर मसल्स की रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या होता है कि वो रोटेट हो जाता है एंटीरियरली, और ये जो रोटेशन है ये हमारे पास मिड कैविटी में होती है एट द लेवल ऑफ ischial स्पाइन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीट इंटरनल रोटेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ फुली फ्लेक्स्ड हेड, तो जो ऑसिपिट है वो हमारे पास आ जाता है
अंडर द प्यूबिक आर्च, और जो सिंसिपुट है वो हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ सैक्रम या कॉकेक्स तक आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल रोटेशन, कि क्यों इंटरनल रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपके पास रेस्टिट्यूशन। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेस्टिट्यूशन? जब इंटरनल रोटेशन जो है फीटल हेड की होती है तो कुछ ट्विस्टिंग होती है आपके फीटस के नेक की भी साथ, ठीक है। और जो शोल्डर्स हैं वो रोटेशन नहीं अंडरगो करते टू द सेम डिग्री एज द हेड एंड नेक आर अंडरगोइंग द रोटेशन, ठीक है। यहाँ जो ट्विस्टिंग हो रही है नेक की अलॉन्ग विद द हेड, ठीक है। शोल्डर्स इस केस में कोई रोटेशन शो नहीं करते। सो द मोमेंट द हेड इज़ रिलीज आउटसाइड द इंट्रोइटस, जो हेड है it tends to regain its normal right angle relationship with the shoulders with a jerk, ठीक है। सो ये जो jerky movement है to attain its normal right angle relationship with the shoulder, this is basically restitution, ठीक है। and it is in order to untwist the neck, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होगा कि वो बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, कि जब इंटरनल रोटेशन हेड की हो रही होती है तो जो शोल्डर्स हैं वो हमारे पास पेल्विक इनलेट में एंटर करते हैं ऑब्लिक या ट्रांसवर्स डायमीटर में, ठीक है। और वो जो एंटरिंग है ट्रांसवर्स डायमीटर में वो बेसिकली रोटेट करवाती है हेड को टू सम डिग्रीज टू अल्टीमेटली लाई इन ऑब्लिक पोजिशन। तो आफ्टर द हेड हैज़ रेस्टिट्यूटेड, जो शोल्डर्स हैं वो रोटेट करेंगे फर्दर टू लाई इन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर एट द पेल्विक आउटलेट, ठीक है। और जो हेड है इट रोटेट्स फर्दर 1/8 ऑफ अ सर्कल ताकि वो मेंटेन कर सके राइट एंगल पोजीशन को विद द शोल्डर। सो दिस इज़ एक्सटर्नल रोटेशन। आई होप आपको ये लेबर की सारी स्टेशन समझ आ गए हैं।